Guys, this is a class where class 12 students going to clear each and every point and our topics of management. So let's start at the class. दो चीजें दिमाग में रखेंगे. First, that you guys need to write down each and every topic. डिटेल मैं बताता रहूंगा, तो प्लीज हाथ में पेन जरूर रखना ताकि आप लोग लिख पाओ. शुरू करते हैं मैनेजमेंट को. द फर्स्ट थिंग दैट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज मैनेजमेंट. प्रबंध क्या होता है? नॉर्मली किसी भी काम को करना, टू डू अ टास्क विद एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप एफर्ट्स. ठीक है, कमिंग टुगेदर विद वन ऑब्जेक्टिव. आप बोलते हो इस सारे काम को करने को हम बोलते हैं मैनेजमेंट. अगर हिंदी में बोलूं, इट्स अ आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. दूसरों से काम निकलवाने को हम क्या बोलते हैं? हम मैनेजमेंट बोलते हैं. When somebody says that ki I'm just trying to get work done through others, means I'm not doing but I'm getting the work done by you guys. दिस इज नोन एज मैनेजमेंट. तो पहला तो पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्लियर. वी नीड टू क्लियर द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. और जैसे मुझे डेफिनेशन क्लियर होती है, आई नीड टू जंप अप द मेजर पॉइंट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आते मैनेजमेंट के, तो मैनेजमेंट वाला चैप्टर नहीं समझ में आएगा. और दोज हु आर नॉट गुड इन मैनेजमेंट, मैं उनसे किसी और चैप्टर की बात नहीं कर सकता. तो फर्स्ट थिंग, गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, ABC ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिक ट्यूटोरियल्स, माय सेंटर, ऑनेस्टली, ये भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ग्रुप ऑफ टीचर्स वर्किंग टुगेदर विद इन कॉमन ऑब्जेक्टिव. हाँ है ना, आपने बोला सर ये सब मिलके काम कर रहे हैं. आपने कहा इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना है जिसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेड. एवरीबडी हैव अ गोल और उसी को फॉलो कर रहे हो सब. द फर्स्ट थिंग, आई होप नाउ इट्स बीन क्लियर. जंप टू द सेकंड, इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस. देखो, आप बोलते हो गोल ओरिएंटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि गोल ओरिएंटेड हो आप किसी भी चीज़ की बात करते हो, आपके दिमाग में आता है दैट आई नीड टू बी वेरी मच टेंटेटिव टू माई गोल, कि मुझे अपने गोल को अचीव करना है. तो आप क्या गोल ओरिएंटेड. अब उसको अचीव करने के लिए कॉन्टिन्यू प्रोसेस है. टिल द टाइम यू गाइस वॉन्ट गेट यू गोल, आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा. आप कहते हो सर एक प्रोसेस चलता है जो प्लानिंग से शुरू होता है, कंट्रोलिंग तक जाता है, जिसके हर फेज को हमें समझना है. यस, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फेज. उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. इसके बाद आता है इट्स ऑल प्रिविसिव. सर मैनेजमेंट तो हर जगह है. आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट सिर्फ आपके क्लासरूम में या इस क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, इसमें मैनेजमेंट काम करती है? नहीं, आपकी मम्मी के किचन में मैनेजमेंट काम करती है. आपके घर में भी मैनेजमेंट काम करती है. आपके पापा के ऑफिस में भी मैनेजमेंट काम करती है. इवन योर डेट शीट गाइस. फर्स्ट पेपर आप दे चुके हो, आपने कहा सर फर्स्ट पेपर हो गया. आज फिजिकल एजुकेशन पेपर था बच्चों का. आई होप अच्छा हुआ होगा, मैं पूछूंगा क्लास के बाद. ठीक है, उसके बाद बात करें कि सर आगे पेपर, तो यहां भी तक मैनेजमेंट फॉलो करो कि अब ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो आप. इट्स ऑल प्रिविसिव. देन मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. नाउ व्हाट डज मीन बाय टेंजिबल एंड इनटेंजिबल? दो चीजें क्लियर करनी जरूरी है. टेंजिबल क्या होता है और इनटेंजिबल क्या होता है? भाई जो दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, व्हाट आई कैन टच, आई कैन फील, सो वो टेंजिबल है. और जो भी नहीं दिख रहा, दैट इज इनटेंजिबल. Honestly, if I mean saying that management is intangible because I cannot feel management, I cannot touch management. Sorry, I can feel, but I cannot touch. The thing that you can feel but cannot touch, cannot see by others, is known as intangible. So management is an intangible. Is that clear? I hope यहाँ पे concept clear होगा. And then we have the group activity. Yes, it's not a one man work, it's a group work. A group work where me, you people are being involved in it, और आप मिल के काम कर रहे हो. आप कहते हो सर दिस इज नोन एज अ ग्रुप एक्टिविटी. एक आदमी की बस का नहीं है ना, पूरी टीम काम करती. एंड देन वी हैव डायनामिक फंक्शन. यस, इट्स अ डायनामिक फंक्शन. आपने बोला सर इससे डायनामिक फंक्शन कहते हैं क्योंकि मैनेजमेंट तो बहुत कुछ हो सकती है. सर मैनेजमेंट टीम है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है, मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट है, मैनेजमेंट टास्क है, मैनेजमेंट एक्शन है. हाँ, मैनेजमेंट सारी चीज़ें. इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक. काफ़ी सारी चीज़ें. फिर से क्वेश्चन आता है हमें ना 2 नंबर का, 2 या 3 बार क्वेश्चन आता है. डिफाइन मैनेजमेंट एज अ मल्टी डायमेंशन एक्टिविटी. जब मैनेजमेंट एज अ मल्टी डायमेंशन एक्टिविटी आएगी, यू गाइस नीड टू क्लियर मैनेजमेंट एज वर्क, मैनेजमेंट एज पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आप काम को मैनेज करोगे. यू गाइस नीड टू मैनेज द वर्क.
देन यू गाइज नीड टू मैनेज द पीपल, जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी तो मैनेज करना पड़ेगा. एंड देन वी गाइज नीड टू मैनेज द ऑपरेशंस, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है हमें उसको क्लियर करना पड़ेगा. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. I hope now it's been clear. What are the characteristics of management? If somebody says what are the characteristics of management, you be able to give the answer. Is that okay? Jump करते हैं next phase के ऊपर. That is objectives of management. अब इससे पहले मैं आगे चलूँ, मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ यार. अगर आपको मार्क्स लेके आने हैं किस में, बिजनेस स्टडीज में मैक्स मार्क्स लेके आने हैं, तो क्या करना होगा? यू गाइस नीड टू वर्क ऑन प्रेजेंटेशन. जितना अच्छा आंसर प्रेजेंट करोगे, आई रिपीट, आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी, द मोर यू पुट डायग्राम्स, लेआउट्स, चार्ट्स, फॉलो अप, एग्जामिनर उतना ज्यादा उस आंसर से इंप्रेस होगा. क्यों? क्योंकि जो चीज दिख रही है, विजिबली शो हो रही है, आप उसको एक्सप्लेन करो, फिर एक्सप्लेनेशन नहीं पड़ेगा, उसको पता है कि इस बच्चे को बिल्कुल ठीक आता है. टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. आपने कहा ऑब्जेक्टिव है सर, इसको ऑब्जेक्टिव को मैं ऐसे सर्कल में लिखता हूं. ऑब्जेक्टिव्स, यहां मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या डाल दिया सर? ऑर्गेनाइजेशन. मैंने यहां ऑर्गेनाइजेशन लिखा. दूसरा मैंने क्या दिया? सोशल. तीसरा मैंने क्या दे दिया? पर्सनल. देखो स्टेप बाय स्टेप जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, आपने पहले ही बनाया, फिर धीरे धीरे आपने नीचे की एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया. यू गॉट एन एज. यस, यू गॉट एन एज. आपको यहां मार्क्स मिलेंगे. दैट यू हैव टू वर्क ऑन इट. चलो यार आगे चलते हैं. ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आता है. और जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव आता था ना, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या आता है भाई? सर्वाइवल. सर्वाइवल द फिटेस्ट. हैव यू हर्ड दिस फेज? डेफिनेटली सुना होगा आपने, सर्वाइवल द फिटेस्ट. जो आदमी सर्वाइव करता है, डेफिनेटली वो एक टाइम आने पे क्या करेगा? वो प्रॉफिट अर्न करेगा, और जैसे ही वो अर्न करेगा क्या करेगा? ग्रोथ करेगा. इट्स अ टफ टाइम, ऑनेस्टली इट्स अ टफ टाइम. एट द टफ टाइम आई नीड टू सर्वाइव फर्स्ट. If I'll be able to survive, I'll definitely make a profit. And if I'll make a profit, I'll definitely make a growth. ये आपके दिमाग में बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. This is something very important that you guys need to keep in mind. Is that clear? So sir, पहला point था organizational objective. Then we'll come to social objective. Number 2. Social objective. Sir, social objective क्या है? I need to work in eco-friendly environment, so that the other don't have any problem with me. If I'll definitely going to destroy or affect the environment, कहीं ना कहीं मेरे काम को प्रॉब्लम हो जाएगी. I need to work for the well-being of society by producing jobs and doing some good work, such as the free education for the kids or doing something for the old age people. That's a social objective. ये norms हैं जिनको आप mention कर सकते हो step by step. I hope now it's been clear. चलो यार लास्ट पॉइंट, दैट इज पर्सनल. सब पर्सनल में ये सबसे पहले फाइनेंशियल आता है. हर आदमी जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न मनी. पैसा चाहिए यार, यू नीड टू हैव द मनी. पैसे नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे यार. अगर मुझे कोई ज्वाइन करेगा तो डेफिनेटली उसको अपना बेनिफिट होगा तो ज्वाइन करेगा. आपने कहा सर सबसे पहले फाइनेंशियल, और जैसे फाइनेंशियल को अचीव होता है, आप सोसाइटी की बात करते हो, आप सोशल नॉर्म्स की बात करते हो. सोशल नॉर्म सर इतना पैसा आना चाहिए कि मैं उसको यूज कर पाऊँ, कि मैं उसको एनहेंस कर पाऊँ. एंड देन वी हैव हाई लेवल. सर इसी सोशल लेवल से हमारे पास एक हाई लेवल ऑफ नीड्स आती है सोसाइटी की, जो आप स्टेप बाय स्टेप पूरे करते हो. तो जितना पैसा होगा उतनी चीज़ें हाई होंगी, और जितनी चीज़ें हाई होंगी उतना आप लेवल को बढ़ाते जाओगे. क्लियर? आई होप नाउ यू गाइस हैव बीन राइटिंग दिस. पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. अब आते हैं मेजर चीज के ऊपर. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हाउ इट इज बीन डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? डेफिनेटली अलग है, एक चीज नहीं है. अगर आपको लगता है कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, तो भैया वापस नींद से जागो. लास्ट क्लासेस है, मैं क्लासेस सीरियसली से बना रहा हूं ताकि हर बच्चे को क्लियर हो जाए. And don't forget to subscribe the channel immediately अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया. Do subscribe it so that you can access each and everything. तो यहां पहला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस में, अचीविंग गोल्स. हर आदमी किसी मैनेजमेंट में जुड़ता है, वो कुछ पर्पसेस का जुड़ता है.
मेरे पास भी है पर्पस, आई नीड टू अचीव द सर्टेन गोल्स, इफ आई बी नॉट एबल टू अचीव दैट गोल्स आई वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मुझे गोल अचीव करने इसलिए मैं इसका पार्ट बनाऊं। इज दैट ओके? आई होप नाउ इट्स बीन क्लियर। नंबर 2, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। सर ये एफिशिएंसी क्या होती है? जैसे ही सर हमने ना बुक खोली, बुक खोलते हमें ना दो चीजें याद आई। एक हमें याद आई क्या? एक हमें इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आई होप यू गाइस हैव दैट बुक्स ऑफ बिजनेस स्टडी, बड़े सारे अलग अलग ऑथर हैं, सबने कॉपी वेस्ट मारा हुआ किसका? सीबीएसई का, कुछ अलग नहीं है। ये जो पीछे लिखा हो ना सारा सारा मटेरियल आपको एनसीईआरटी में मिलेगा कंफर्म, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से ही बनेगा। ये मेरे नोट्स में मिलेगा, ये आपको मैं बुक्स के नाम नहीं बताऊंगा, उन सब में मिलेगा, सबके सब वहीं से लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना आपने। लेकिन अगर बोलूं इसकी एक्सप्लेनेशन जो मैं बता रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने कहा सर अचीविंग गोल्स के बाद आता है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। जितनी प्रैक्टिस करो उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जितनी एफिशिएंसी बढ़ेगी उतना वे ऑफ राइटिंग आंसर अच्छा होगा, और जितना वे ऑफ राइटिंग आंसर अच्छा होगा उतने मार्क्स अच्छे होंगे। इज दैट क्लियर? आगे आते हैं सर। क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। यस, वी आर ट्राइंग टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डायनामिक, जो चेंजिंग एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर ले। ऐसी टीम या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए जो बहुत रिजिड हो, जो एनवायरमेंट के हिसाब से बदल ही ना पाए। दिस नो यूज ऑफ इट नाउ। आप एक ऐसी टीम, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, जो अपने आप को मोल्ड ही नहीं कर पा रही। Guys, we are here to do maximum. For that, you need to work on the basic terms that gives you maximum in returns. Is that clear? ये है वो पॉइंट जो हम सबको बड़े अच्छे से आना चाहिए। फिर आते हैं मेजर चीज के ऊपर, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। हर मैनेजमेंट करती है सर, किसी मैनेजमेंट को ज्वाइन करोगे तो आप डेफिनेटली उसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि वहां पे पर्सनल गोल्स अचीव होते हैं। अगर हम लोग पर्सनल गोल्स को अचीव कर पाएंगे तो विल गेट द थिंग दैट वी वांट फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की डेवलपमेंट में काम करना है। यू गाइस नीड टू वर्क ऑन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। द मोर आई वर्क द मोर आई विल गेट। तो सोसाइटी में क्या करें, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे क्लियर करेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट उनको समझना। दिस इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो गाइस, here we have the characteristics, objective and then the importance। अब आपने कहा इन तीनों को क्लियर करना है, इनके कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए, क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको आना चाहिए। चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझोगे, ताकि आप चीज़ों को क्लियर कर पाओ। ये आना जरूरी है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। अब अगला पॉइंट आता है कि हम उसको कैसे करेंगे। आप इसको देखेंगे, द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। मतलब आपने कहा सर ये तो हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्लियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड देन इंपॉर्टेंस। चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट्स द की वन। सर की वन क्या होगा? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर लेवल्स क्या होते हैं? अच्छा, मैं चाहता तो लेवल्स को बड़ी डिटेल में डेलिब्रेट में बताता। मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया, उसके 3 पार्ट्स कर दिए। मैंने कहा टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। अब इस टॉप लेवल को मैं बोलता हूं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप बोलो एडमिनिस्ट्रेशन को हम बोलते हैं द ब्रेन, द टॉप लेवल, द टेप लेवल। सर टेप नहीं, टॉप, सॉरी, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल का मतलब क्या होता है? सर जिसका ब्रेन अच्छा होगा ना वो हर चीज अच्छी करेगा। तो जिस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा रिजल्ट बड़ा अच्छा देगी। तो सबसे पहला काम हमें टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करना है। द मोर यू वर्क इट द मोर विल गेट इट। तो आपने कहा सर दैट्स एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है नंबर 2, दैट्स द मिडल, जिसको बोलते हो आप सर क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। विल टॉक ऑन सर ऑपरेशन लेवल्स, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, उसको डिफाइन किया था। एंड देन सुपरवाइजर लेवल आता है सर से लोअर, जो सुपरवाइजर हो गए, वर्कर्स हो गए, ये आता है। इसको आप हिरार्ची ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हो, तो ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज हिरार्ची ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको वहाँ जाए हिरार्ची मैनेजमेंट तो घबरा मत जाना कि सर ने तो बताया था हिरार्ची क्या था। अरे भैया लेवल्स को ही हिरार्ची बोलते हैं, चेन हो जो चलती आ रही। तो इस पे काम करना जरूर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आता है आपको केस स्टडी के अंदर कि एक कंपनी में सो एंड सो डिसीजन लेने हैं, तो ये कौन से लेवल का काम है। यू गाइस नीड टू कीप एन आई एंड माइंड ओवर दैट थिंग कि भैया किस लेवल की बात की जा रही है। चलो जंप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज
सर ये में 3 में से ना एक जरूर आएगा, 100% आएगा. मैनेजमेंट एज एन आर्ट. हाउ कैन यू से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट? डिफाइन मैनेजमेंट एज एन आर्ट. फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आ रही कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है यार, आप मैनेजमेंट को आर्ट कैसे बोलते हो? तो ये वी हैव द आंसर. सो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए. इफ यू डू हैव दैट थियोरेटिकल नॉलेज विद यू, यू कैन से इट्स एन आर्ट. सर मेरे को पूरी थ्योरी नॉलेज है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, सिस्टमेटिक वे में आई नो दैट थियोरेटिकल नॉलेज. सो आपने कहा फर्स्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. नंबर 2 पर्सनलाइज एप्लीकेशन. सर उस चीज को पर्सनलाइज होने चाहिए. आप द मोर यू डू द मास्टर यू बिकम ऑफ इट. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोला गया. तो आपने बोला सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनलाइज एप्लीकेशन. एंड देन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. अच्छा जब मैं एक चीज को बार बार कर लेता हूँ ना, तो बिकम अ क्रिएटिव इन इट. मैं उसको बड़े आराम से कर पाता हूँ. देखो आप बड़े आराम से समझना, आप एक चीज की पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज रखते हो. आपने कहा सर मेरे को पूरी नॉलेज है, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, करने का तरीका क्या है, और फिर मैं उसको पर्सनली उसको डील करता हूँ. मैं पर्सनली उसको एक नहीं कई बार कर चुका हूँ. और एंड द लास्ट दैट आई हैव दैट प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. मेरे को दोनों चीजें कनेक्ट करनी है. इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट एज एन आर्ट. सो वी से दिस इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट. आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर. जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. साइंस. मैनेजमेंट इज अ साइंस. एक्सप्लेन. सर साइंस है ना तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होगा. थियोरेटिकली सिस्टमेटिक. सिस्टमेटिक होता है स्टेप बाय स्टेप. व्हेन यू से सिस्टमेटिक इट मींस स्टेप बाय स्टेप. तो हमें पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे क्लियर करेंगे. अच्छा स्टेप बाय स्टेप के बाद ना सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. साइंस का मतलब सर ऑब्जर्व करोगे, और ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करोगे? आप एक्सपेरिमेंट करोगे. लगातार चीजों को फॉलोअप करते जा रहे हैं एंड वी विल एबल टू गेट थिंग्स सीरीज. सारे नॉर्म्स ऑन टिप हमें. तो आपने बोला बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. एंड द लास्ट यूनिवर्सल वैलिडिटी. भैया यूनिवर्सल वैलिड होना चाहिए. ऐसा नहीं खाली आपने कहा हो गया, नहीं, ये यूनिवर्सल वैलिडिटी होनी चाहिए. पूरी पूरी हर को इसको फॉलो करता हूँ, हर को से मानता हूँ. इज दैट ओके? तो मैनेजमेंट एज साइंस क्लियर हुआ. चलो जंप करते हैं नेक्स्ट वन पे. हियर वी हैव प्रोफेशन. सर थर्ड वन ना पेपर में जाने के चांसेस मैक्सिमम इस बार. हाँ बोलते मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. फर्स्ट पॉइंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. भैया पूरा पता है. I'm a teacher, I know I'm a teacher, I do have the certain qualification and a complete knowledge about the subject that I'm teaching. ठीक है, and everything related to it. So आपने कहा सर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. सेकेंड restricted entry. Not everybody can teach business studies. सर नहीं 12th पास करके ही लोग पढ़ा लेते हैं. वो पढ़ा तो लेते बट उनको सब कुछ नहीं पता होता. आई एम नॉट टीचिंग सी क्लास 12th स्टूडेंट. नहीं खाली सर बीकॉम के, बीबीए के, एम के, किसके, एमबीए के सारे स्टूडेंट मेरे हैं. तो आपने कहा सर ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है. सबके लिए एंट्री नहीं है यार. इट्स नॉट ओपन फॉर ऑल. इट इज रिस्ट्रिक्टेड गाइस. यू हैव टू हैव दैट डिग्री. इज दैट क्लियर? अच्छा भाई नेक्स्ट कह रहा प्रोफेशनल एसोसिएशन. यस वी डू हैव. सर सीए टीचर्स की डिग्निटी है, उनकी अलग एसोसिएशन है. सीए की अलग है, इंजीनियर्स की अलग है. तो ये प्रोफेशनल है. दीज आर प्रोफेशनल बॉडीज. And then we have code of conduct, rules or regulation. Whenever you talk about the certain norms, whenever you talk about a personalized task, when you talk about a certain norms, तो आप किसकी बात करते हो? आप बात करते हो code of conduct की. And then we have service motive. बिना service motive के profession तो नहीं हो सकता. Profession है तो service motive होना बहुत जरूरी है. I hope now it's been clear. Concept clear हुआ? चलो यार आगे आते हैं. हमारे पास अब अगला पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन. सर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर जिसको आप बोलते हो एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अच्छा कोऑर्डिनेशन दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक कोऑपरेशन, दूसरा कोऑर्डिनेशन. टिल द टाइम यू गाइस वोंट कोऑपरेट विद मी, आई विल नॉट एबल टू गेट व्हाट आई वांट. हाँ है ना. सेकंड आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कोऑर्डिनेशन से एक्चुअली ना शुरू होता है फंक्शनल मैनेजमेंट के साथ.
प्लानिंग से कंट्रोलिंग, द स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे फॉलो करते हैं हम, उनको लेके चलते हैं। तो आपने कहा यस दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आपने कहा कोऑर्डिनेशन में मेरे पास पहले तो आ गया स्टेप बाय स्टेप चलना है। सेकेंड पॉइंट आता है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? हियर वी हैव इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना है। यू गाइस नीड टू इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। सो ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ करो। व्हाट यू गाइस नीड टू डू? एक साथ लेके आना आप सबको एक साथ लेके आओगे, इंटीग्रेट करोगे। सो दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट। सेकेंड, एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। सो व्हाट इज मीन यूनिटी ऑफ एक्शन? आई होप फ्यूल के प्रिंसिपल याद होंगे आप लोगों को। यूनिटी ऑफ एक्शन, वन मैन हैव वन बॉस, है ना, सबके सब एक आदमी को फॉलो कर रहे होंगे। आपने कहा कोऑर्डिनेशन तो सर वही है हमारे पास, चलो जी। देन वी हैव कंटिन्यू प्रोसेस, लगातार चलेगा। ऑल प्रिवेसिव, यू नो दिस, responsibility of all the managers, and it's a deliberate function. So what is a deliberate function? हर चीज का पार्ट है, हर चीज को फॉलो अप करना पड़ेगा। सो ये हो गया हमारे वो पॉइंट जो हमें आने चाहिए किसके लिए सर? कोऑर्डिनेशन के लिए। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, आई नीड टू क्लियर इंपॉर्टेंस में मेरे पास क्या क्या आता है। फर्स्ट, ग्रोथ इन साइज। सर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि किसी एक फंक्शन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी फंक्शन, सारे के सारे फंक्शन कनेक्ट कर रहे हैं। नंबर टू, फंक्शंस डिफरेंशिएशन। हर आदमी का फंक्शन डिफरेंट है। आपने क्या काम को बांट दिया, डिवीजन ऑफ वर्क किया। फ्यूल प्रिंसिपल पढ़ा हमने, आए ना, प्रिंसिपल मैनेजमेंट अगला चैप्टर है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। आपने कहा सर हमने काम को बांट दिया, डिवीजन ऑफ वर्क किया। इससे क्या है, हर आदमी को स्पेशलाइजेशन मिल गई, हर काम है डेलिब्रेट वे में वो डिलीवर कर पाया। एंड देन स्पेशलाइजेशन। जब बॉडी और नॉलेज बदल जाती है ना, तो स्पेशलाइजेशन अपने आप आएगी। क्या ये मैनेजमेंट? नहीं, अभी एक चीज रहेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ लास्ट में बताई जाती है, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यस, अगर आपको फंक्शंस नहीं आते, रियली इफ यू डोंट हैव एन आइडिया अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो गाइस बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। अब आपने कहा आई स्टार्ट विद प्लानिंग, मैं स्टार्ट करूंगा प्लानिंग से। और जैसे आप किसी चीज की प्लानिंग करते हो, आपने कहा सर आई डिड अ प्लानिंग, प्लानिंग के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज। तो आपने प्लान के बाद किया ऑर्गेनाइज। आपने एक प्लान बनाया, भाई ये प्लान है, प्लान के बाद आपने ऑर्गेनाइज किया चीजों को। नाउ यू डू द ऑर्गेनाइजिंग कर लिया। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? स्टाफिंग, पुटिंग अ राइट मैन ऑन अ राइट जॉब ऑन अ राइट टाइम। सही आदमी सही जगह पे सही टाइम पे लग जाए तो रिजल्ट होता है, हाँ है ना। आपने कहा सर दैट्स स्टाफिंग, तो ठीक है ये आ गया स्टाफिंग। एंड देन वी हैव डायरेक्टिंग, एंड द लास्ट दैट इज कंट्रोलिंग। तो कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आप इनको फॉलो करते हो, यू बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैनेजमेंट, एंड दैट टू within 22 minutes. Wish you all the best, guys.